नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 4, जो कि टॉपर सीरीज का है। और इससे पहले हम आपको मॉडल पेपर 3 करा चुके हैं। तो आइए मेरे तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1913 में, 1914 में, 1912 में, 1915 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो कि 1918 में खत्म हुआ था या समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, पाकिस्तान से, भारत से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र यानी राज्य अमेरिका से मुक्त द्वार नीति का संबंध है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सैमसंग, एलजी तथा हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड संबंध किस देश से हैं? यानी कि हुंडई, सैमसंग, एलजी ये कंपनियां जो हैं किस देश की हैं? भारत की, दक्षिण कोरिया की, चीन की या संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया की। सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1945 में। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो आपको बताना है 30 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और 30 अक्टूबर 1945 को ही ये जो है भारत इसमें शामिल हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, पुर्तगाल से, ब्राजील से या पोलैंड से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल से। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक या संरक्षित क्षेत्र या भंडार है तो कहाँ पर है? पूर्वी एशिया में, रूस में, अमेरिका में या पश्चिमी एशिया में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में जो है विश्व में पेट्रोलियम का जो सबसे संरक्षित भंडार है, कहाँ पर? अमेरिका में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, जो कि 2015 में बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है? संसदीय अधिनियम से, मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से या संवैधानिक उपबंध से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व से। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? भारत में, चीन में, जापान में या रूस में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस में, जो कि 1928 में शुरू हुई थी। 1928 में। और इसी से प्रेरित होकर जो है 1951 में भारत ने भी 5 ईयर प्लान शुरू किया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना और इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध में शामिल दो राजनीतिक विचारधाराओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध में शामिल दो राजनीतिक विचारधाराएं थीं, साम्यवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। अगला आता है कि शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित किन्हीं दो सैन्य संगठनों के नाम बताइए। तो शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो और सेंट कॉम की स्थापना की थी। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो दो सैन्य संगठन थे वो थे नाटो और सेंट कॉम। और जो है और भी संगठन थे जिन्हें हम
नाटो, सीटो, सैंटो के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि टिकाऊ विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? तो टिकाऊ विकास या सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करना। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सतत विकास में आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं को शामिल किया जाता है। यानी कि सतत विकास क्या होता है कि सतत विकास में होता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी होती है उसकी जरूरतों को पूरा करना भी जो है सतत विकास कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण पर, सुरक्षा पर, इन पर जो है ध्यान दिया जाता है, आर्थिक स्थिति पर, पर्यावरण पर और सामाजिक पहलुओं पर। आगे आता है कि सतत विकास में लोगों के मूल्यों, नैतिकता और सांस्कृतिक विरासत को भी महत्व दिया जाता है। सतत विकास में प्रकृति के साथ फिर से जुड़ना और उससे सीखना शामिल है। सतत विकास में पर्यावरण की सुरक्षा करना एक नैतिक मुद्दा होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले दो देशों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो अंटार्कटिका पर संप्रभुता का दावा करने वाले दो देशों के नाम हैं यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। तो ये जो दो देश हैं वो जो है अंटार्कटिका प्रदेश पर अपनी संप्रभुता का जो है क्या करते हैं, दावा करते हैं। अगला आता है भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में बताइए। अल्पसंख्यक होता का मतलब होता है कि जिनकी संख्या कम हो। तो भारत के दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम और जैन थे उस समय के टाइम पर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक कल्याण पर जोर देती है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां निजी संस्थाओं को व्यापक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह मूल्य नीतियों को भी लागू करता है जो लाभ अधिकतम करण पर आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि लोगों के कल्याण पर। और राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां जो है निजी संस्थाओं को व्यापक और आर्थिक कल्याण में योगदान करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करता है और मूल्य नीतियों को भी लागू करता है जो लाभ अधिकतम करण पर आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की परमाणु नीति की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला आता है नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले हमला ना करने की नीति। तो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है कि वह किसी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत पर हमला ना करे। तो ये जो है भारत की एक परमाणु नीति है, यानी कि भारत जो है किसी देश पर तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा देश भारत पर परमाणु हमला ना करे। दूसरे और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ नहीं किया जाएगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। और भारत की ये भी नीति है कि उन देशों पर भारत जो है परमाणु हथियार नहीं फेंकेगा जिन पर परमाणु हथियार नहीं है। तो यही दोनों जो है भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं हैं। पहला, नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले से हमला ना करना। दूसरा, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उन पर परमाणु हथियार का प्रयोग ना करना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आपातकाल के संवैधानिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो आपातकाल के दो संवैधानिक परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला है कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी और शक्तियां आ जाती हैं या वह किसी राज्यपाल को इस काम के लिए नियुक्त करता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा भंग या निलंबित हो सकती है। यही जो है आपातकाल के दो परिणाम हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दलित आंदोलन के समर्थक किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व जाति मुक्त का आंदोलन राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित कर बेवाल तुम काहे करवाते हो रे तू ऐसे?
याद है कह रहा हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दलित आंदोलन के समर्थक किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो राज स्वतंत्रता से पूर्व जाति मुक्ति का आंदोलन राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित करना रहा और दलित वर्ग कल्याण लीग, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और जस्टिस पार्टी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। तो पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगने वाले दो देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या थी। तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का एक आर्थिक नीति है, यानी कि शॉक थेरेपी की एक आर्थिक नीति है जिसका मकसद अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव लाना होता है। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विभाजन के बाद शॉक थेरेपी की शुरुआत की थी। यानी कि जो तत्कालीन का मतलब होता है कि वर्तमान के, लेकिन अब तो जो है वर्तमान में है एंटोनियो, सॉरी, वो तो है संयुक्त राष्ट्र संघ के, लेकिन अब जो है उसके हैं राष्ट्रपति पुतिन है, जिन्हें हम उनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। जो कि सोवियत संघ तो अब जो है इसका विघटन हुआ, तो उसके जो अब मेन जो देश माना जाता है वो माना जाता है रूस। और रूस के उस समय राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे थे। और उन्हीं के टाइम पर जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और अब वर्तमान में जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। और जब उसका विभाजन हुआ तभी जो है शॉक थेरेपी की उन्होंने जो है शुरुआत की थी। और शॉक थेरेपी के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव पड़े। आता है कि रूसी मुद्रा का रूबल का जो है मूल्य गिर गया। आगे आता है मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी और लोगों की बचत भी खत्म होने लग गई। उत्पादकता और प्रौद्योगिकी की कमी से खाद्यान्न की कमी हो गई। सार्वजनिक वित्त उद्यमिता और उत्पादन को निजी स्वामित्व में लाने के प्रयासों में असफलता भी मिली थी। और रूस की अर्थव्यवस्था भंगुर अनुभवों से गुजरी। गरीबी, असहायता और सामाजिक अस्थिरता बढ़ी। व्यापक असमानता और विद्रोह हुए। रूस की अर्थव्यवस्था और कुलीन तंत्र का उदय हुआ। जनता ने सरकार के नवोदारवादी सुधार एजेंडे पर विश्वास कम किया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के पक्ष में किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता के पक्ष में दो तर्क ये हैं, जिनमें सबसे पहला आता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद से दुनिया में शांति की स्थापना की जा सकती है। दूसरा आता है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार, संघर्ष प्रबंधन, सतत विकास और मानवीय संकट प्रवास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो यही जो है अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता इसी कारण जो हमें पड़ती है। और अब अगला हमारा प्रश्न आता है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। तो वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण की खराब स्थिति से इंसानों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। पर्यावरण की खराब स्थिति के कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की चिंता करने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है और इंसानों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए जो है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है अंटार्कटिका की बर्फ कितनी तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो सूचना के अधिकार आंदोलन के कुछ सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जरिए नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने लगी। इस अधिनियम से नागरिकों को सशक्त बनाया गया और सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता बढ़ी। इस अधिनियम से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली थी। और इस अधिनियम से नागरिकों को सरकार के कामों में ज्यादा
से ज़्यादा पारदर्शिता लाने में मदद मिली। इस अधिनियम से सरकार की जवाबदेही बढ़ी और इस अधिनियम से जो है नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने लगी, जिससे वे सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रख पाने लगे। इस अधिनियम से नागरिकों की रोज़मर्रा की समस्याएँ सुलझने लगी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत-चीन संबंधों के तनाव के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? तो भारत-चीन के बीच तनाव के कई प्रमुख बिंदु हैं या कारण हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सीमा विवाद। तो दोनों देशों के बीच सीमांकन पूरी तरह से नहीं हुआ है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह इलाका चीन के कब्जे में है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। तो ये जो है भारत और चीन के मध्य जो है सीमा विवाद बना हुआ है और चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। भारत चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और अप्रैल 2023 में भारत चीन को कमांडर स्तर की बैठक में चीन ने देपसांग क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर नो पेट्रोलिंग जोन की मांग की थी। तो यही जो सभी कारण हैं भारत और चीन के मध्य विवाद के कारण बने हुए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आती है कि विभाजन के दौरान करीब दो करीब 14 से 18 मिलियन लोग पलायन कर गए थे। 14 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख और 18 मिलियन का लगभग यानी कि 1 करोड़ 80 लाख यानी कि उस समय जो है करीब 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है भारत में पलायन कर गए और हिंसा में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पुनर्वास देना पड़ा था क्योंकि उस समय है जो है ज़्यादातर जो पंजाबी लोग थे वो वहीं पाकिस्तान में रहा करते थे। और अब आगे आता है कि महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन यह प्रशिक्षण जो है अक्सर कम वेतन वाले और लिंग आधारित व्यवसायों के लिए था। महिलाओं को आर्थिक रूप से अनुत्पादक माना गया था और उन्हें हमेशा आश्रित माना गया। आश्रित का मतलब होता है कि दूसरों पर निर्भर माना गया और महिलाओं को पुनर्वास के लिए अयोग्य माना गया और महिलाओं को राहत की जरूरत वाली माना गया। विभाजन के बाद महिलाओं से सामाजिक पहचान का अधिकार छीन लिया गया और यानी कि जो महिलाएं थी उनका यानी कि उस समय ऐसा माना गया था कि महिलाएं जो है कुछ नहीं कर सकती और इनको जो है अयोग्य माना गया था यानी कि इन्हें जो है यानी कि ऐसा माना जाता था कि ये जो है किसी भी तरह के लिए योग्य नहीं है और उनको जो है महिलाओं को जो है राहत की ज़रूरत माना गया यानी कि पुरुष के जो है क्या बोलते हैं उसको आराम की चीज़ जो कि एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक यानी कि बेकार चीज़ें मानी जाती हैं। लेकिन आज भी भारत में जो है महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। और उस समय जो है आप भी जानते हैं कि 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आप भी जानते हैं कि भारत में सती प्रथा जो है बरसों से चली आई है। यानी कि अगर उसका पति मर जाता था, तो उसको भी जो है साथ में जला दिया जाता था। तो अब जो है लेकिन ये सभी जो है समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी भारत में जो है अभी भी गाँव में, शहरों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।